नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीफन मिलर के बारे में, क्योंकि इनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी बनाने के लिए ट्रंप सरकार ने नियुक्त कर दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि अब इमिग्रेशन अगर पॉलिसी बनेगी तो क्या स्टीफन मिलर भारत के दोस्त साबित होंगे या भारत के विरोध में ये कोई कदम उठाएंगे। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और थोड़ा सा जानेंगे मिलर के बारे में और थोड़ी सी इमिग्रेशन पॉलिसी जो मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर रखी है, जो काफ़ी गूगल में ट्रेंडिंग रही थी और काफ़ी गूगल द्वारा वो सजेस्ट भी करी गई थी। तो वो वीडियो अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हो, जिसमें पूरी इमिग्रेशन पॉलिसी, कितने कितने भारतीय प्रतिवर्ष जो है आवेदन करते हैं, कितनों को ये पॉलिसी मिलती है, टाइम पीरियड क्या रहता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस करी थी। यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे हम इन सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी आप सभी की क्या राय है कि ट्रंप के बनने से जो राष्ट्रपति वहाँ पर चुने गए हैं, इससे भारत को फायदा होगा या भारत को कुछ कुछ क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है? मतलब आप लोग क्या सोचते हो कि इससे हमारी दोस्ती थोड़ी और मजबूत होगी या कहीं पर दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती हैं? वो मुझे अवश्य कमेंट में बताएं कि आपकी क्या राय है इसको लेकर के। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है। वो ये है कि भाई UPSC PCS फाउंडेशन कोर्सेज फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास न्यू बैच आपका शुरू हो रहा है। फ्रेश बैच है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वांट टू टेक एडमिशन इन फ्रेश बैच। तो ये फ्रेश बैचेस हैं। ये बैच IAS की, यदि GS की बात करूं तो आपका 28 नवंबर से शुरू हो रहा है 11:30 बजे फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास। IAS एंड UPPSC फाउंडेशन कोर्स बैच 14 नवंबर से 10:30 बजे। इसके बाद BPSC MPPSC एंड RAS फाउंडेशन कोर्स 10 नवंबर 21 नवंबर और 18 नवंबर को आपको शुरू हो रहे हैं। आते हैं, ट्रंप ने स्टीफन मिलर को दी इमिग्रेशन पॉलिसी मामलों की जिम्मेदारी। टेंशन में आएंगे भारतीय, क्या है पूरा मामला, चलो इसको समझ लेते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आव्रजन मामलों के विशेषज्ञ स्टीफन मिलर, जो पहले भी थे और ट्रंप ने जब अभी अपना कैंपेनिंग किया था चुनाव का, तो उसमें इमिग्रेशन पॉलिसी को मुद्दा बनाया था। उन्होंने बोला था कि हम भाई अमेरिका के बॉर्डर सील करेंगे बाहरियों के लिए, ताकि अमेरिका के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, तो ये जब मुद्दा रहा तो ऑफकोर्स ये मुद्दा वहाँ के लोगों में लोकप्रिय है, तभी तो उन्होंने इनको वोट दिया। और ये पहले भी स्टीफन थे उनके मंत्रालय में जब उनका पहला कार्यकाल चल रहा था। ठीक है, तो स्टीफन मिलर जो है इनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त कर दिए गए हैं। अब उपराष्ट्रपति बनने जा रहे JD Vance ने स्टीफन को इस बात की बधाई भी दी। JD Vance ने एक्स पर स्टीफन को बधाई देते हुए लिखा था कि ये राष्ट्रपति द्वारा किया गया एक और शानदार चयन है जो इन्होंने किया। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति अगर ये लिख रहे हैं कि शानदार चयन है, तो उनको भी पता है कि ये जो व्यक्ति है, इनके जो काउंसिल, यदि मैं बात करूं, इनके मंत्रालय में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं। इमिग्रेशन मामलों में ट्रंप के मुख्य सलाहकार आपके मिलर हैं। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के पहले कार्यकाल में मिलर जो थे ये वरिष्ठ सलाहकार थे। ठीक, इमिग्रेशन जैसे मुद्दे पर उन्होंने ट्रंप द्वारा दिए गए भाषण, यानी कि जो भी भाषण आपने इमिग्रेशन के मुद्दे पर ट्रंप का सुना, अगर आप में से किसी ने भी सुना हो भाषण जो ट्रंप ने दिया था इमिग्रेशन को लेकर के, जब स्पीच और डिबेट चल रही थी, तो वो भाषण किसके द्वारा लिखा गया था? मिलर के द्वारा ही लिखा गया था, जिससे एक साफ साफ झलक कि मिलर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, वो इस भाषण में आपको दिखाई देगी। तो उन्हीं की भूमिका रही थी। चुनाव रैलियों और कैंपेन में भी स्टीफन कई बार ट्रंप के साथ दिखे थे और हमेशा आक्रामक बॉर्डर इन्फॉर्मेंस के समर्थक रहे हैं। और उन्होंने हमेशा से कहा है कि जो अमेरिका के जो बॉर्डर्स हैं वो विदेशियों के लिए सील किए जाएंगे। आगे आते हैं। वे सीने दक्षिणी और उत्तरी के साथ ही समुद्री और विमान सुरक्षा की देखरेख करेंगे और साथ ही साथ उन्हें निर्वाचन की भी जिम्मेदारी यहां पर दी जाएगी। भारत के लिए बढ़ सकती है परेशानी। देखिए, मिलर की नियुक्ति अवैध और वैध दोनों तरह के इमिग्रेशन पर लगाम लगाने की ओर इशारा करती है। तो अब क्योंकि भारतीय जो है वो तो ग्रीन वीजा के इंतजार में है, कुछ भारतीय जो वहां पर रह रहे हैं, लगभग वहां पर कहा जा रहा है कि 29 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वहां पर ग्रीन वीजा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका एक्सेप्टेंस का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार में ये 8 से 10 हजार लोगों को ही इसका क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि हम आपको ग्रीन वीजा देंगे। 29 लाख लोग लिस्ट में हैं, ग्रीन वीजा 8 से 10 हजार लोगों को सिर्फ मिलता है और जो रेट है इसका वो बहुत कम है। उनका कहना है कि सिर्फ हम 7%, यानी कि जितने हमारे पास आते हैं ना ग्रीन वीजा के लिए, किसी भी विदेश, किसी भी यानी देश से हमारे पास यदि आ रहा है ग्रीन वीजा का अपॉइंटमेंट,
तो उसका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 7% कोटा निर्धारित किया गया है कि 7% कोटा जो है वही उतने का, मान लीजिए कि इसका 29 लाख है तो इसका 7% जितना होगा उतना। लेकिन भारत का क्या कहना है, भारत कहता है कि आप इस पॉलिसी में चेंज करो, क्योंकि भारतीय जनता ज्यादा है, भारतीय नागरिक ज्यादा है, विश्व में भी हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो आपने ये जो 7% रिजर्वेशन कोटा लगा रखा है ना, इस 7% को बढ़ा करके हम लोगों के लिए 11 से 20% के बीच में कर दीजिए एक्सेप्टेंस रेट, ठीक है, ताकि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं या फिर जिनको वहाँ पर ग्रीन वीज़ा चाहिए उसमें थोड़ी सुविधा मिल सके, ठीक। और यहाँ पर इनका क्या कहना है कि नहीं भाई, हमें तो बॉर्डर सील करने हैं, हमें तो जितना अभी है उतना उसको घटा करके 50% पर लेकर के आना है। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीयों को तो चिंता हो रही होगी, ठीक। तो इनका काम ही यही है कि हमें वैध और अवैध इमिग्रेशन जो है उस पर लगाम लगानी है। आशंका है कि वीजा के साथ अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर भी इसका असर पड़ेगा। पिछले कार्यकाल के दौरान मिलर ने इमिग्रेशन को लेकर के आक्रामक नीति अपनाई थी और जिसके बाद असर भारत में देखने को मिला था कि वीजा एक्सेप्टेंस और भी कम हो गया था। पहले तो कम था ही, अब तो और भी कम हो गया था, ठीक है। माइक वॉल्ट्ज को बनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और यहाँ पर माइक वॉल्ट्ज जो है ये एनएसए बनाए गए हैं, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं ये क्या सोचते हैं। अच्छा, यहाँ पर आते हैं एक बार फिर से कि ये ग्रीन वीजा क्यों चाहते हैं लोग, या वीजा के बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों करें। ठीक है, अगर किसी भी भारतीय को ग्रीन वीजा मिल जाता है, किसी भी विदेशी की यदि मैं बात करूं उसको ग्रीन वीजा मिल जाता है, तो होता ये है कि वो वहां पर जो अमेरिकी लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, जो उनको और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ फिर उस विदेशी व्यक्ति को भी मिलेंगी। अभी क्या है, अभी तो बाहर से आपके पास ग्रीन वीज़ा नहीं, जिस वीज़ा पे आते हो वहाँ पर रहते हो, स्टूडेंट वीज़ा या फिर बिजनेस वीज़ा ऐसा करके। अगर ग्रीन वीज़ा मिल जाएगा तो कुछ जगह आपका मुफ्त इलाज जो वगैरह होना होगा वो सारी चीज़ें होती है। सरकार द्वारा जो आपकी फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा रही है, अमेरिकी गवर्नमेंट जो आपको फैसिलिटीज दे रही है उसका भी आप यूज कर पाओगे। और साथ ही साथ ग्रीन वीजा अगर किसी के पास है तो उसको अमेरिका की जो नागरिकता अगर किसी को चाहिए होती है तो वो जल्दी मिल जाती है उन लोगों को, मतलब जल्दी उनको नागरिकता मिल जाएगी। और यहाँ पर ये भी है कि अगर आपके पास ग्रीन वीजा नहीं है, आप मान लीजिए कि अपने किसी अन्य वीजा पर आए हो और आपके पास ग्रीन वीजा नहीं है और आप चाहते हो कि आपको यहाँ का नागरिक बनना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप उस टाइम पीरियड तक रहोगे, अगर उसके बाद आपको ग्रीन वीजा आप नहीं प्राप्त कर पाते हो तो आपको वापस आपके देश भेज दिया जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती हैं लोगों को। अगर ग्रीन वीजा रहता है तो उनको बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं वो मिलती हैं और साथ ही साथ अमेरिका की नागरिकता आसानी से मिल जाती है। चलो आगे बात कर लेते हैं माइक वॉल्ट्ज के बारे में, जिनको एनएसए नियुक्त किया गया है। जो वॉल्ट्ज हैं वो अमेरिकी सेना के सेनानिवृत्त गीन ब्रेरेट हैं, जो कि चीन के प्रमुख आलोचक रहे हैं। तो इनके साथ अच्छी चीज है कि ये चीन के आलोचक हैं, साथ ही साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र की जो चीनी गतिविधियां हैं उसका भी ये कड़ा आलोचन करते हैं। लेकिन भारत के लिए इनका रुख हमेशा से मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं रहा है। वहीं माइक वॉल्ट्ज देखें तो ये भारत का समर्थन करते हैं एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला था अपने हाल ही में इनका एक वो हुआ था सम्मेलन, तो उसमें इन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका संबंधों को 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता इन्होंने करार दिया था। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी तय करेगी कि यह सदी प्रकाश का युग बनेगी या फिर अंधकार का युग बनेगी। ये इन्होंने कॉन्फ्रेंस इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद थे और तब इस बात को इन्होंने कहा था। तो इससे ये पता चलता है कि जो वॉल्ट्ज हैं वो भारत के कहीं ना कहीं समर्थक हैं और ये भारत और अमेरिका के बीच गहरे संबंध की जरूरत पर जोर देते हैं। इनका कहना है कि 21वीं सदी की जरूरत है कि भारत और अमेरिका मिल करके रहे और हम दोनों साथ में यानी कि आगे बढ़े और जो एक पावरफुल कंट्री की लिस्ट में जो आना है ना वो भारत को हम ला सकते हैं। और रूस तो वैसे ही कहता है कि हम सुपर पावर हैं, तो अब अमेरिका का भी अगर हमें साथ मिल जाएगा तो अच्छी चीजें रहेंगी। लेकिन अमेरिका और रूस की बनती नहीं है तो भारत बीच में कभी कभी पिस जाता है। वॉल्ट्ज एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने तथा नियंत्रण रेखा एलओसी पर भारतीय संप्रभुता की रक्षा पर भी जोर देते हैं कि जो भी एलओसी पर एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो हमेशा भारत के पक्ष में रहते हैं, कभी उन्होंने किसी अन्य देश का समर्थन नहीं किया है। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है कि एनएसए के तौर पर इनकी जो चीजें हैं वो स्ट्रांग हैं भारत के लिए। भारत और अमेरिका संबंधों की बात करें तो जब शुरुआत हुई थी तब बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। हमें 15 साल लग गए अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने में, क्योंकि हम दोनों की सोच ही अलग थी। हम क्या है, एक वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हम क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और वो पूंजीवाद का समर्थन करते थे, तो इसलिए हमारा थोड़ा माइंडसेट अलग अलग था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या है, हमने अपने संबंधों को थोड़ा सा अच्छी स्थिति में लेकर के गए और 2005 में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2020 से माना जा रहा है कि व्यापक वैश्विक राजनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करने में 15 साल लगे, जिसमें भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूत किया है। 1990 के दशक में भारतीय आर्थिक नीति बदलाव के
परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के संबंध जो है उसमें कुछ सुधार आया है और पिछले एक दशक में इस दिशा में काफी प्रगति हमें देखने को मिली है। आगे आते हैं, भारत अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण समझौते कुछ कुछ रहे हैं पुराने में, उसको बात करेंगे। सैन्य सूचना समझौता, अब तो नए और भी कर दिए गए हैं। भारत अमेरिका परमाणु समझौता, लॉजिस्टिक एक्सचेंज समझौता है। भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा संचार संगत सुरक्षा समझौता, आतंकवाद विरोधी और साइबर सुरक्षा, इस तरीके की हमारे कुछ समझौते एक दूसरे के साथ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।